हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी हब में। द स्टडी हब एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ वन डे एग्जाम की पूरी तैयारी। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम देखने वाले हैं शिक्षक पात्रता के गणित पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से तो एग्जाम हॉल में जो है आपको काफ़ी मदद पहुँचेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता, जिज्ञासा। तो लचीलापन और प्रवाह जो है सृजनात्मकता के घटक हैं, लेकिन मुख्य घटक नहीं है। मुख्य घटक है मौलिकता। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सृजनात्मकता एक प्रकार की खालिस्तान योग्यता है। कैसी योग्यता है यहाँ पे बताना है। संश्लेषण, मौलिकता, रूपांतरण या फिर डी कोई नहीं। संश्लेषण ये हो सकता है क्योंकि हम सृजनात्मकता में क्या करते हैं, क्रिएटिविटी में क्या करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। मौलिकता तो उसका घटक है। रूपांतरण नहीं होगा क्योंकि सृजनात्मकता में हम नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, रूपांतरण नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्र में संबोधनों का ज्ञान स्पष्ट हो सकता है। अगर किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं तो स्पष्ट ज्ञान किस में होगा? मापने में, गिनने में, तौलने में या फिर उपर्युक्त सभी। तो यदि हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं कम या फिर ज़्यादा हो सकती हैं। गिनने में ये नहीं होगा, गिनने में स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता है उनको। तौलने में भी ये समस्या आती है, हम कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कम ऐसा तौल हमारा हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा गिनने में। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर, पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। अगर हम सीखने की प्रक्रिया पर जोर हैं तो क्या होगा? पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, समाज केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। समाज केंद्रित शिक्षण में ये नहीं होता है, पढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर नहीं होता है, केवल किस पर जोर होता है? सीखने की प्रक्रिया पर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तार्किक चिंतन एवं मूर्त रूप से क्रियाशीलता आवश्यक है। तार्किक रूप से चिंतन करना और मूर्त रूप से क्रियाशीलता अर्थात ठोस रूप में चीज़ों को क्या करना, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, ये किस में शामिल होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में, समाज केंद्रित शिक्षा में, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा में या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है, बाल केंद्रित शिक्षा में, जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी प्रश्न पर उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न क्या कहलाता है? विश्वसनीय नहीं है। क्या वो क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न वो जो है विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वैध नहीं है या फिर विभेदकारी नहीं है। तो विश्वसनीय नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चा उसका सही उत्तर दे रहा है। वस्तुनिष्ठ नहीं है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न जो है प्रश्नावली के रूप में भी हो सकता है। वैध नहीं है ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि वैध है तभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विभेदकारी नहीं है, ये ऑप्शन हमारा डी जो है सही होगा कि प्रश्न पर जो है हम विभेद नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पिछड़ापन दूर करने के लिए गृह कार्य, निदानात्मक पत्र, मौखिक परीक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, निदानात्मक पत्र, क्योंकि हम इसमें जो है उसके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा का गुण होगा। बार बार हम जो टेस्ट करके देख रहे हैं और हमको बार बार वही रिजल्ट मिल रहा है तो हम उस परीक्षा का क्या गुण हो सकता है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वो विश्वसनीयता में आएगा क्योंकि हमको बार बार वही रिजल्ट मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई परीक्षा कितनी शुद्धता के साथ किसी परीक्षा का मापन करती है, क्या कहलाती है? परीक्षा जो है शुद्धता के साथ मापन किया जा रहा है परीक्षा में तो क्या होगा? उसकी विश्वसनीयता, व्यापकता, उपयोगिता या फिर वैधता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वैधता। परीक्षा का क्या है? वैधता है, इसलिए वो क्या कर रहा है? शुद्धता के साथ उसका क्या कर रहा है? मापन कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मूल्यांकन संबंधी प्रमुख साधन है। मूल्यांकन अगर जब किया जा रहा है तो उसका प्रमुख साधन क्या हो सकता है? शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये शिक्षण के उद्देश्य से क्या है? घनिष्ठ रूप से संबंधित रखता है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का माध्यम है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ और सीखने के साथ साथ, मतलब अधिगम के साथ साथ जो है मूल्यांकन निरंतर चलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो कौन कौन से पक्ष के से हमको सूचना प्राप्त होती है? परिमाणात्मक, गुणात्मक, ए व बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हमको परिमाण और गुण दोनों चीज़ों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मापन से यह पता चलता है कि वस्तु खाली स्थान है और मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु खाली स्थान है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है मापन और दूसरा है मूल्यांकन। तो मापन और मूल्यांकन दोनों क्या बताता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए, अच्छी व कितनी अच्छी। ऑप्शन बी, कितनी व कितनी अच्छी। ऑप्शन सी, क्या व क्यों, या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, कितनी व कितनी अच्छी। क्योंकि मापन मतलब उसकी मात्रा से है, तो कितना आएगा, कितना हम लेंगे ये उस पर निर्भर करेगा। और मूल्यांकन जो है इसको गुण या फिर दोषों को दर्शाता है, तो कितनी अच्छी ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में मापन के स्तर होते हैं, शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, व इसी को जो है अंतराल मापनी भी कहा जाता है, अनुपात मापनी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो गणित में दोस्तों सभी प्रकार की मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त जो है सभी, ये हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि शाब्दिक मापनी में केवल हम गुण दोषों को नापते हैं, गुण दोषों को एक समूह में जमाते हैं। क्रमिक मापनी से हमको क्रम का पता चलता है, और अनुपात मापनी में हमको रेशियो का पता चलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह मापनी जिसमें वस्तुओं, घटनाओं या विशेषताओं को उनके किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है, क्या कहलाता है? शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, या फिर अनुपात मापनी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाब्दिक मापनी में जो है वस्तुओं, घटनाओं या विशेषताओं को उनको किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बनाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निरपेक्ष शून्यता, एब्सोल्यूट जीरो बिंदु किस मापनी की विशेषता है? तो एब्सोल्यूट जीरो किस में आएगा? शाब्दिक मापनी में, क्रमिक मापनी में, अंतराल मापनी में, या फिर अनुपात मापनी में? तो शाब्दिक मापनी में हम क्या करते हैं, चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर जमाते हैं। क्रमिक मापनी में हमको उनको क्रम का पता चलता है। अंतराल मापनी में हम उनके अंतर कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, किसमें? अनुपात मापनी में। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, परिभाषा दी है। तो ये कथन किसने कहा, ये बताना है। ऑप्शन ए, डॉन टेकट ने, गुड्स ने, मुफ्फात ने, या फिर क्विले ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही है। ये जो है कथन जो है गुड्स ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, अधिगम अनुभव प्रदान करते के बाद, या फिर उपर्युक्त सभी स्तरों पर? तो दोस्तों जो है मूल्यांकन जो है सभी स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, मूल्यांकन का जो है संबंध सबसे ज़्यादा किसके निकट है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा, उद्देश्यों से। क्योंकि मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जा रहा है यह जो है क्या करता है, स्पष्ट करता है, निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष का उद्देश्य करती है? आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसका जो है मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोशारीरिक पक्ष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, ज्ञानात्मक पक्ष।
अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले, ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी सत्य सत्य पर, या फिर ऑप्शन सी मनोशारीरिक पक्ष, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, मनोशारीरिक पक्ष। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल 20 प्रश्नों को जो है सॉल्व किया है। आपके कुल कितने जो है आंसर सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर्स आएँ और एग्ज़ाम के सारे प्रश्न आपसे बने, तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो है आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। निरंतर जो है घर में इसकी प्रैक्टिस करिए और ऐसे क्वेश्चन जो है बनाने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।